नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो टाइम आइसोलेट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में पीएमईएसटी से रिलेटेड बात की थी। पीएमईएसटी जो कि कोलन क्लासिफिकेशन से संबंधित है, या कोलन क्लासिफिकेशन का एक तरीके से बैच है। हाँ, नयन जी वेरी गुड आफ्टरनून, बसंत जी गुड आफ्टरनून, ममता जी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए टाइम थोड़ा कम है अपने पास, समय की नज़ाकत को समझते हुए हम क्या करेंगे, आज की इस क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग आप पर्सनली भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टाइम आइसोलेट के बारे में। टाइम आइसोलेट कहाँ से आया है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे थे किसकी भाई, कोलन क्लासिफिकेशन की। कोलन क्लासिफिकेशन की कोलन क्लासिफिकेशन की बात करें थे। कोलन क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, तो आपको ध्यान रखना है PMEST है, ठीक है ना। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ये पांच क्या है, मूलभूत श्रेणियां हैं, पांच मूलभूत तत्व है जिनसे किसी विषय का क्या होता है, निर्माण होता है। किसी विषय को पक्षों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। उस विषय का हम क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इन पांच मूलभूत श्रेणियों पर टिका हुआ है आपका पूरा कोलन क्लासिफिकेशन, या जिसको हम द्विबिंदु वर्गीकरण के नाम से, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वृद्धांत वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। इसी का एक पार्ट है आपका कौन सा, टी, और टी को ही हम क्या कहते हैं, टाइम आइसोलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइम आइसोलेट, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं समय, या फिर इसी को हम कह सकते हैं काल एकल। क्या कह सकते हैं, समय, या फिर इसी को काल एकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस काल एकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समय के बारे में वैसे सभी जानते हैं, तो समय का जो यूज है दोस्तों, वो कोलन क्लासिफिकेशन में पुस्तकों के अरेंजमेंट के लिए किस प्रकार से किया गया है। इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ से लगभग मैं अगर बात करूँ तो लगभग 10 प्रकार के प्रश्न, कितने प्रकार के भाई, 10 प्रकार के, 10 टाइप्स के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए भी हैं, पूछे जाने की संभावना भी रहती है। लेकिन क्या नहीं हो पाता है, अगर किसी व्यक्ति ने या किसी भी स्टूडेंट ने ये प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं की है, तो वो वहाँ से उस प्रश्न का जवाब कभी नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तुक्का मारना एक अलग चीज होती है, किसी विषय के कंसेप्ट को समझना एक अलग बात होती है, ठीक है ना। तो आप बेसिक से इस कंसेप्ट को समझना, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मुझे तुरंत बोलना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, पीएमईएसटी के बारे में। और पीएमईएसटी में देखो सबसे पहले मैंने क्या बात की थी आपको, मैंने आपको बताया था पीएमईएसटी के बारे में। पीएमईएसटी में मैंने ये कहा था कि मैंने नहीं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ये कहा था, ये पांच मूलभूत श्रेणियां हैं। इसमें सर्वाधिक जो मूर्त है, सर्वाधिक जो मूर्त है वो क्या है आपका, पी पक्ष यानी कि पर्सनैलिटी है। और सर्वाधिक जो अमूर्त है दोस्तों, वो क्या है आपका, सर्वाधिक अमूर्त श्रेणी में कौन सा आता है, तो सर्वाधिक अमूर्त श्रेणी में आपका टाइम आता है। यानी कि सबसे सरल है, हम कह सकते हैं बेसिक भाषा में सबसे सरल क्या है, टाइम है, टाइम को पहचानना। और सबसे हार्डली जो काम है दोस्तों वो क्या है, सबसे हार्डली जो काम है वो आपके पर्सनैलिटी को पहचानना है, ठीक है ना। तो टाइम और टाइम से हम स्टार्ट करेंगे अपने कंसेप्ट को, यानी कि पीछे की तरफ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। टाइम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इजी से हम क्या की ओर बढ़ेंगे, इजी से हम हार्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। किसी भी विषय का अगर आपको नंबर बनाना है, या किसी भी टाइटल का अगर आपको नंबर बनाना है, तो ये पांच जो फॉर्मेट है पीएमएसटी के, जो पांच एलिमेंट्स या जो पांच तत्व है, इनको आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें से जिससे मैंने बताया था आपको, टाइम है, स्पेस है, एनर्जी है, मैटर है, और आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। तो ये चार जो है दोस्तों, ये तो बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है ना। ईजी किस प्रकार से, टाइम को आप सभी से पहचान सकते हो। टाइम जो है वो वर्ष के रूप में हो सकता है, शताब्दी के रूप में हो सकता है, इसके अलावा दशाब्दी के रूप में हो सकता है, या फिर टाइम जो है दोस्तों वो टाइम का जो सेकंड स्तर है, सेकंड जो लेवल है वो आपका सर्दी, गर्मी, वर्षा, ठीक है ना, बर्फबारी, इस प्रकार से भी हो सकता है, आंधी, तूफान, ये सारा क्या है, टाइम का सेकंड लेवल है, ठीक है ना, दूसरा लेवल है। तो यहां से आप टाइम को आसानी से भली प्रकार से पहचान सकते हो। स्थान, स्थान की बात जो है दोस्तों, किसी भी देश या स्थान का नाम आपका जो है वो स्पेस कहलाता है, या स्थान कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से जर्मनी है, जापान है, भारत है, ठीक है ना, एशिया है, ये सारा का सारा क्या है, स्थान पक्ष है। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ से मान लीजिए किसी राज्य की बात की, जैसे कि आपका राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, ठीक है ना, ये क्या है आपके स्थान है। उन राज्यों में भी अगर मैं बात करें तो आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी हम बात करें तो ब्लॉक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, स्थान है, ठीक है ना। पर्टिकुलर एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो किसी पर्टिकुलर नाम से पहचाना जाता है, स्थान कहलाता है, ठीक है ना। स्थान के बारे में आप बेसिक से जानते हैं। एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं उसमें लगने वाली जो ऊर्जा होती है वो एनर्जी होती है आपकी, ठीक है ना। उस कार्य में जो भी क्रियाकलाप या जो कार्य विधि या जो गतिविधि हो रही है वो आपकी क्या है, ऊर्जा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, बोलने में भी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, ठीक है ना, ऊर्जा जा रही है। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो बीमार होने में भी ऊर्जा का क्या हो रहा है,
लैप्स हो रहा है या ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आदमी बहुत ही स्वस्थ और स्वस्थ है या फिर मान लीजिए फुर्तीले टाइप का है, तो उसमें भी क्या है, ऊर्जा का ज़्यादा संचार हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, जो भी कोई कार्य है, कोई गतिविधि है, मैंने आपको जैसे क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का एग्जाम्पल बताया था, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का एग्जांपल बताया, तो क्लासिफिकेशन में भी हम कोई ना कोई क्या करते हैं, कोई ना कोई कार्य करते हैं, ये भी क्या है आपकी तरह से एक तरीके से ऊर्जा है, ठीक है ना। ऐसे ही मैटर में कोई ना कोई क्या आता है भाई, कोई ना कोई पदार्थ आता है, ठीक है ना। मैटर में क्या आता है, कोई ना कोई पदार्थ आता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मेरे हाथ में जो स्टाइलस है, ये भी क्या है, एक प्रकार का मैटर है, एक प्रकार का पदार्थ है, या फिर पदार्थ जो है ठोस तरल या फिर आपके द्रव अवस्था में ये कह सकते हैं, तो किसी भी रूप में पदार्थ जो है वो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पदार्थ को भी हम आसानी से पहचान सकते हो। आपके हाथ में जो आप मोबाइल लेके जो है आज ये क्लास, इस क्लास में जुड़े हुए हो, ये क्लास देख रहे हो, वो मोबाइल भी आपकी तरह एक तरीके से क्या है, तो मोबाइल भी आपका एक तरीके से पदार्थ है, ठीक है ना। आज ये आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, पदार्थ है, मैटर है, ठीक है ना। पुस्तक है, वो भी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ को भी आप आसानी से पहचान सकते हो, मैटर को भी। लेकिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा है कि आप सबको पहचान लोगे, लेकिन इस पर्सनैलिटी को नहीं पहचान पाओगे, इस पर्सनैलिटी को नहीं पहचान पाओगे, इस व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाओगे। इस व्यक्तित्व के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एनालिसिस करना होगा, उस विषय के बारे में एनालिसिस करना होगा। साथ ही इस कोलन क्लासिफिकेशन की जो पद्धति, जो आपको पुस्तक दी गई है कोलन क्लासिफिकेशन की, जिसमें लगभग 307 पृष्ठ है, उन 307 पृष्ठों को आपको क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तब जाके आपको पर्सनैलिटी जो है वो समझ में आएगी, ठीक है ना। और बेसिक से आप किसी भी तौर पर क्या नहीं कर सकते, पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते। अगर इसको समझना है तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने एक फॉर्मूला बताया था, जिसे मेथड ऑफ रिड्यूस, मेथड ऑफ रेड्यूस यानी कि अवशेष विधि के नाम से जिसको जानते हैं, अवशेष विधि का एक फॉर्मेट दिया था। अवशेष विधि के बारे में बताया था कि पहले आप क्या करोगे, सर हम जो भी काम करते हैं उन सभी में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल निकिता जी, ये सारे जो भी काम करते हैं उसमें सब में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ रिड्यूस क्या कहता है, मेथड ऑफ रिड्यूस डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। मेथड ऑफ रिड्यूस ये कहता है कि आप पहले जो चार जो पक्ष है आपके पास एम ई एस टी है, इनको पहचान लीजिए। इनको पहचानने के बाद में जो कुछ शेष रहता है वो आपका क्या है, वो आपका पर्सनैलिटी है। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, तो इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से भी आप पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को पहचान सकते हो। व्यक्तित्व किसी विषय का केंद्र बिंदु होता है एक तरीके से, ठीक है ना। पूरा जो संपूर्ण विषय है वो उस विषय उस पर्सनैलिटी पे या उसके व्यक्तित्व पे टिका होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पीएमएसटी में से सबसे पहले जो बात करेंगे वो टाइम से रिलेटेड करेंगे। और टाइम आइसोलेट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसी को हम हिंदी में काल या समय एकल के नाम से जानते हैं, काल या समय एकल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के भाग 2 में, किस भाग में, तो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 भाग है। 3 भागों की अगर मैं बात करूं तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसके भाग 2 में, कौन से भाग में, भाग 2 में, भाग 2 में 3 भागों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। कोलन क्लासिफिकेशन के 3 भाग है, तीनों भागों के नाम कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इस भाग 2 में, भाग 2 के भी अगर मैं बात करूं यहां से, तो भाग 2 में भी नाम आता है किसका, चैप्टर 3 का, चैप्टर 3 का नाम आता है। और चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 3 में भी जाओगे कहां, 2.7 पेज नंबर आ जाएगा आपका, कौन सा भाई, पेज नंबर 2.7। इस पेज नंबर 2.7 पर क्या दिया गया है, इस पेज नंबर 2.7 पर आपको टाइम दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, टाइम आइसोलेट दिया गया है, टाइम आइसोलेट दिया गया है, समय एकल दिया गया है, या फिर काल एकल दिया गया है। इस काल एकल से माध्यम से हम किसी भी विषय का क्या बना सकते हैं, वर्गांक निर्मित कर सकते हैं, उसका क्लास नंबर जो है वो आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए बेसिक से प्रश्न में कि कोलन क्लासिफिकेशन में जो टाइम आइसोलेट जो पद्धति है या टाइम आइसोलेट का जो प्रावधान है वो कहाँ किया गया है, तो आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो इसको, कि कोलन क्लासिफिकेशन में समय एकल का या काल एकल का या टाइम आइसोलेट का प्रावधान कोलन के भाग 2 के भी चैप्टर 3 और चैप्टर 3 के भी पेज नंबर 2.7 पे दिया गया है, ठीक है ना। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में आप ये क्लासेस देख रहे हो, आपके पास कोलन की बुक है, और कोलन की बुक में अगर आप देखना चाहो टाइम आइसोलेट, तो आप जाओगे कहाँ, सबसे पहले भाग 2 में जाओगे, इसके चैप्टर 2 भाग 2 के बाद में चैप्टर नंबर 3 में जाओगे, यानी कि अध्याय 3 में, अध्याय 3 में भी कहाँ, तो पेज नंबर 2.7 पे, 2.7 पे एक सारणी मिलेगी आपको, ठीक है ना। उस सारणी में आपको जो है दोस्तों अलग अलग समय एकल जो है वो प्रदर्शित किया गया है, सबका अलग अलग अंकन दिया गया है। जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ से एक सीरीज दिखाई दे रही होगी 19, यानी 1900 से लेकर 1999, इसको किससे प्रदर्शित किया गया है, एन से प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ से 1800 से 1899, 1800 से 1899 को किससे प्रदर्शित किया गया है, एम से प्रदर्शित किया गया है,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से आपको वहां पर इसका अंकन दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। तो सबसे पहले टाइम आइसोलेट, टाइम आइसोलेट भी मैं बता चुका हूँ, भाग 2 कोलन क्लासिफिकेशन का भाग दो के चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 के भी अगर आप जाओगे तो पेज नंबर 2.7, ठीक है। 2.7 पर आपको क्या दिया गया है, टाइम आइसोलेट दिया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है इसका जो प्रयोग है दोस्तों वो किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है, किसी भी मेन क्लास के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ, मुख्य वर्ग के साथ, किसी भी मुख्य वर्ग के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आगे बात कर लेते हैं किससे रिलेटेड, तो आगे बात कर लेते हैं टाइम आइसोलेट की आवश्यकता के बारे में, ठीक है ना। टाइम आइसोलेट की आवश्यकता के बारे में बता दूं तो टाइम आइसोलेट की जो आवश्यकता है दोस्तों उन सभी विषयों में होती है जहां स्थानीय विवरण या स्थानीय इतिहास का अध्ययन, जहां स्थानीय विवरण या इतिहास का अध्ययन समय के संदर्भ में किया जाता है। टाइम आइसोलेट की आवश्यकता उन सभी विषयों में होती है जहां स्थानीय विवरण या स्थानीय इतिहास का अध्ययन समय के संदर्भ में किया जाता है, वहां आपको किसकी जरूरत पड़ती है, टाइम आइसोलेट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लिखने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है टाइम आइसोलेट या समय एकल, टाइम आइसोलेट या फिर आपका क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं समय एकल या इसी को हम बोलते हैं काल एकल, ठीक है ना। तो समय एकल का जो योजक चिन्ह है दोस्तों वो भी आपको क्या होना चाहिए, समय एकल का योजक चिन्ह, ठीक है ना। कनेक्टिंग सिंबल की बात कर रहे हैं, योजक चिन्ह, ठीक है। तो समय एकल का योजक चिन्ह जो है दोस्तों वो वर्तमान समय में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है समय एकल का योजक चिन्ह वर्तमान में, लिखवा देता हूं मैं आराम से, वर्तमान में, और वर्तमान में इसका योजक चिन्ह क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, या इसी को हम बोलते हैं उल्टा उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम बोलते हैं उल्टा उद्धरण चिन्ह, उल्टा हिंदी में बात करें तो उल्टा उद्धरण चिन्ह, उल्टा उद्धरण चिन्ह, या इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा जो है दोस्तों वो किस प्रकार का होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका वर्तमान में इसका जो समय एकल का या काल एकल का जो योजक चिन्ह है वो क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि टाइम आइसोलेट जो है दोस्तों ये सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक अमूर्त श्रेणी का है, ठीक है ना, सर्वाधिक अमूर्त है। सर्वाधिक अमूर्त यानी कि एक तरीके से बात करें तो पीएमईएसटी को मूर्तता के हास्य क्रम में जो है वो प्रदर्शित किया गया है, यानी कि मूर्तता के हास्य क्रम की अगर हम बात करें तो जटिल से सरल की ओर या फिर सरल से जटिल की ओर, ठीक है ना। तो टाइम आइसोलेट जो है दोस्तों वो क्या है, तो यहां से मैं लिख देता हूं, टाइम आइसोलेट या समय एकल जो है दोस्तों वो क्या है, समय एकल, समय एकल क्या है, सर्वाधिक अमूर्त है, सर्वाधिक क्या है भाई, अमूर्त है। अमूर्त का मतलब समझ गए हो एक तरीके से आप, देखिए मूर्त का तात्पर्य क्या है, यहाँ से मूर्त का तात्पर्य होता है यहाँ से ठोस, कठोर, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, जटिल, ठीक है ना। तो अमूर्त का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ से सरल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, एक तरीके से सरल या इजी मोड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर्वाधिक अमूर्त क्या है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से, सर्वाधिक मूर्त और अमूर्त का जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, वो एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है टाइम आइसोलेट या टाइम जो है वो सर्वाधिक क्या है, अमूर्त श्रेणी का है, ठीक है ना। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके साथ ही आपको बात करनी है कहाँ से, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है इसको बिल्कुल आसानी से, सर्वाधिक आसानी से पहचाने जाने वाला क्या है, ये एक एकल है, ठीक है ना। तो इसको आराम से हम क्या कह सकते हैं, सर्वाधिक आसानी से पहचाना जा सकता है, सर्वाधिक आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्वाधिक आसानी से पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये टाइम आइसोलेट के बारे में है, सर्वाधिक अमूर्त है इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से पहचान सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो टाइम आइसोलेट है दोस्तों, समय एकल है, इसके 2 स्तर होते हैं, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है कि समय एकल, समय या फिर काल एकल, क्या ध्यान रखना है, समय या काल एकल, समय या काल एकल, समय या काल एकल के कितने स्तर होते हैं, आपको ध्यान रखना है इसके 2 स्तर होते हैं, ठीक है ना। कितने लेवल्स है, तो आपको ध्यान रखना है 2 स्तर है, या इसी को हम क्या कहते हैं, 2 लेवल्स है, ठीक है ना। तो 2 स्तर होते हैं, 2 स्तर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहले स्तर को कहते हैं हम टी, इसी को टी या T1 के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे स्तर को हम क्या कहते हैं, तो दूसरे स्तर को T2 के नाम से जानते हैं।
ठीक है ना। पहला स्तर क्या है, इसको केवल टी लिखोगे या T1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। टी लिखोगे तो भी अपने आप में एक है, ठीक है ना, और T1 लिखोगे तो भी अपने आप में क्या है, एक है। ऐसा ही दूसरा पक्ष कौन सा है इसका, दूसरा स्तर कौन सा है, लेवल्स और राउंड्स और लेवल्स की हम बात करेंगे आगे, उस समय आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि स्तर क्या होते हैं, राउंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, पर्टिकुलर आपको क्लास देंगे उसकी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है T1 और T2, ठीक है ना, दो क्या होते हैं इसके स्तर होते हैं। अब देखिए यहाँ से T1 की बात करूँ मैं या T की बात करूँ, केवल T या इसको T1 भी कह सकते हैं, तो ध्यान रख क्या रखना है, T1 जो है दोस्तों वो क्या है, एक निश्चित समय है, एक प्रकार का क्या है, निश्चित समय है। T1 या T क्या है, निश्चित समय है। बात करें हम यहाँ से T2 की तो ये क्या है, ये अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है। T1 क्या है भाई, T1 तो आपका निश्चित समय है, और T2 आपका क्या है भाई, T2 आपका अनिश्चित समय है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आपको पूछा जा सकता है किसमें कि आपको मान लीजिए दे दिया गया कि यहाँ से शताब्दी, दशाब्दी, इन सब के आपको क्या दे दिए गए, शताब्दी, दशाब्दी, इन सब के आपको नाम दे दिए, ठीक है ना। और नाम देकर आपको क्या पूछ लेगा, नाम देकर आपको पूछ लेगा ये टाइम का कौन सा स्तर है, ठीक है ना, समय का कौन सा स्तर है, ठीक है ना, या टाइम का कौन सा लेवल है। तो ये बात आपको थोड़ा सी यहाँ से ध्यान रखनी है। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ से, अगर मैं बात करूँ यहाँ से टी की, तो टी में देखिए किस प्रकार के समय को प्रदर्शित किया जाता है। तो टी में आपके दो प्रकार के समय को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना, दो प्रकार के समय, दो प्रकार के समय की मैं बात करूँ यहाँ से, तो इसमें एक तो आता है आपका बीसी वाला समय, ठीक है ना। बीसी को हम कहते हैं ईसा पूर्व है, ठीक है ना, बीसी को हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व है, और ईसा पूर्व के समय को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो समय है दोस्तों वो क्या है आपका एडी है। एडी में हम केवल ईस्वी काल को समय, ईस्वी काल या फिर ईस्वी के समय को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है ईसा पूर्व या फिर ईस्वी काल, ईस्वी काल, ठीक है ना। तो दो प्रकार के हम क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार के समय को शामिल करते हैं। अब यहाँ से भी देख लीजिए क्या आ सकता है, जैसे बीसी और एडी की मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से आ सकता है जैसे कि आपको आ जाएगा यहाँ से मान लीजिए 105, जैसे मान लीजिए कि 70 बीसी, 70 ईसा पूर्व है, या फिर आपके आ जाएगा यहाँ से 150 बीसी, यानी 150 ईसा पूर्व है। अब देखिए बीसी के कंसेप्ट में क्या होता है, बीसी अगर आपको कहीं भी प्रश्न जो है वो बीसी के रूप में मिलेगा, यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट, या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं, ईसा पूर्व की बात करें यहाँ से, तो ईसा पूर्व का जब भी आपको समय दिया जाएगा तो उसमें हमेशा और हमेशा वो लास्ट में लिखेगा बीसी या फिर ईसा पूर्व। लेकिन आपको जब भी एडी का समय दिया गया हो और उसमें अंत में एडी नहीं लिखी हो, तो भी आपको क्या समझना है कि ये एडी का समय पूछ रहा है, ठीक है ना। ये बात थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है। अब एडी के समय में आपको पूछ लिया जाएगा जैसे 1907 एडी, 1907 एडी का समय संकेतन क्या होगा, 110 एडी का समय संकेतन क्या होगा, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि 50 एडी का समय संकेतन क्या होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो प्रकार का जो समय है वो कहाँ शामिल किया गया है, T1 में शामिल किया गया है या टी वाले पोर्शन में शामिल किया गया है। टी वाला पोर्शन जो है वो हमेशा निश्चित होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। एक बार ये मतलब जो समय आ गया है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, सटीक रहेगा। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ से किस सॉरी पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो इसमें बीसी और एडी के कंसेप्ट आता है। बीसी और एडी में कौन से समय आता है, तो वो समय मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से। इसमें अगर हम बात करें और बीसी और एडी की, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसमें शताब्दी आ सकती है, दशाब्दी आ सकती है, इसके अलावा आपके वर्ष आ सकते हैं। ये सारा का सारा समय जो है वो किस प्रकार का है, तो ये सारा का सारा समय आपका निश्चित समय है, ठीक है ना। क्या आ सकता है इसमें, इसमें कोई शताब्दी आ सकती है, आपकी शताब्दी आ सकती है, दशाब्दी आ सकती है, क्या आ सकता है, दशाब्दी आ सकती है। इसके अलावा यहाँ से आपके कोई वर्ष आ सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो समय है ये सारा का सारा समय जो है दोस्तों वो किस में आता है आपका, इससे टी वाले पोर्शन में आता है, निश्चित वाले टाइम में आता है, ठीक है ना। यहाँ से जैसे आपको पूछ लिया जाए कि ऐसा दी जाए 21वीं शताब्दी का समय संकेतन बताओ, ठीक है ना। वर्ष की बात करूँ मैं यहाँ से, तो आपको पूछ लिया जाएगा यहाँ से 1970 एडी का समय संकेतन बताओ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, या फिर आपको जैसे दशाब्दी का दे दिया जाए यहाँ से 1990 के दशक में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो यहाँ से आपको, हाँ, बीसी का समय 9999 से 1000 बीसी, बिल्कुल हम 9999 से 1000 बीसी की बात करेंगे, 999 से 1 बीसी की भी चर्चा करेंगे, उसके बाद में एडी की चर्चा करेंगे, पूरा कंप्लीटली हम क्या करेंगे, इसको विस्तार पूर्वक यहाँ से इसकी चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए ये टी वाला पोर्शन हो गया, यहाँ से आप समझ चुके होंगे बीसी एडी को समय को सम्मिलित करते हैं। बीसी और एडी के समय में किस प्रकार का समय आता है, तो 70 बीसी का समय आ गया, जैसे 70 बीसी का समय आ गया, 150 बीसी का समय आ गया, 50 एडी का आ गया, 1907 का आ गया। इसके अलावा कोई आपकी शताब्दी आ गई, सेंचुरी के बारे में बात कर ली यहाँ से। इसके अलावा कोई वर्ष आ गया
गया, कोई दशाब्दी आ गई, ठीक है ना, जैसे 1990 के दशक में, तो इस प्रकार के समय को हमेशा और हमेशा कहाँ काउंट किया जाएगा, वो T1 वाले पोर्शन में होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से T2 और T2 की अगर हम बात करें यहाँ से, तो T2 में आपको देखो क्या ध्यान रखना है, T2 में आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे T2 के अंदर कि T2 जो है दोस्तों, वो T2 आपका हमेशा और हमेशा अनिश्चित प्रकार का समय रहता है। किस प्रकार का? अनिश्चित प्रकार के समय की बात करूँ यहाँ से, तो ऐसा समय हमेशा परिवर्तनशील होता है, ठीक है ना, बदलता रहता है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ से सर्दी। अब सर्दी कोई स्थायी समय तो है नहीं ना, सर्दी कुछ महीनों के लिए आती है और फिर चली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे फिर गर्मी, तो सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी के अलावा यहाँ से सर्दी गर्मी, और सर्दी गर्मी के अलावा वर्षा हो गई आपकी, वर्षा हो गई, बसंत ऋतु हो गई, ठीक है ना, बसंत ऋतु हो गई। इसके अलावा यहाँ से बात करूँ यहाँ से, तो मान लीजिए आपकी स्नो यानी कि बर्फबारी हो गई, बर्फबारी हो गई, ठीक है ना। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये एक अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए या कुछ समय के लिए ये जो है ये सीजन्स आते हैं, ठीक है ना, और ये सीजन्स हमेशा अनिश्चित समय के रूप में काउंट होते हैं। तो यहाँ से आपको टाइम के दो स्तरों के बारे में ध्यान रखना है। टाइम के दो स्तर, एक निश्चित समय जिसको हम टी के नाम से या T1 के नाम से जानते हैं, दूसरा स्तर आपके T2 का, ठीक है ना, जिसको हम अनिश्चित समय के रूप में जानते हैं। अनिश्चित समय बता चुका हूँ कौन से समय को शामिल किया गया है, सर्दी गर्मी वर्षा स्नो बर्फबारी, ठीक है ना। ये सारा का सारा समय जो है वो कहाँ आता है, आपका T2 वाले पोर्शन में आता है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को यहाँ भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं इसकी आप परिभाषा भी लेना चाहो तो वो भी हो सकता है कि वायुमंडलीय गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन इस समय में किसका प्रावधान है, तो वायुमंडलीय जो गतिविधियां हैं, वायुमंडलीय गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। किसमें किसका प्रावधान किया गया है? वायुमंडलीय गतिविधियों में होने वाले, वायुमंडलीय गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों का प्रावधान, गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों को कहाँ शामिल किया जाता है? होने वाले परिवर्तनों को आपके T2 में शामिल किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, ठीक है ना। वायुमंडल में जो भी गतिविधियाँ हो रही है, जो भी परिवर्तन हो रही है, हाँ निकिता जी का जवाब आ गया भाई, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप बोल रहे हो नो प्रॉब्लम, अभी थोड़ी सी देर बाद में मैं आपको कुछ एक प्रश्न भी पूछूंगा, जैसे मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा वैसे आपको रिप्लाई भी करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ से बात कर लेते हैं हम टाइम आइसोलेट के योजक चिन्ह के बारे में। आपको यहाँ से बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में टाइम आइसोलेट का योजक चिन्ह क्या था। तो यहाँ से ये जो बेसिक बातें हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं वर्तमान में। देखो टाइम आइसोलेट का योजक चिन्ह, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? योजक चिन्ह की बात कर रहे हैं। और योजक चिन्ह भी कौन सा? तो योजक चिन्ह भी हम किसके बारे में? तो टाइम आइसोलेट के बारे में बात करें। TI हम इसको शॉर्ट रूप में लिख देते हैं यहाँ से। टाइम आइसोलेट की योजक चिन्ह की बात करूँ मैं यहाँ से, तो वर्तमान में देखिए, वर्तमान समय में तो इसका योजक चिन्ह क्या है भाई? वर्तमान समय में इसका योजक चिन्ह है जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है ना। क्या है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा, या इसी को हम उल्टा उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है वर्तमान समय में। अगर मैं बात करूं यहाँ से कौन से संस्करण की, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है जैसे कि कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में, प्रथम संस्करण से लेकर तीसरे संस्करण तक, कौन से संस्करण से? प्रथम संस्करण से लेकर तीसरे संस्करण तक इसका जो योजक चिन्ह था दोस्तों वो क्या था? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है उसका योजक चिन्ह हमेशा कोलन था, ठीक है ना। यानी कि पहले संस्करण से लेकर तीसरे संस्करण तक, कौन से संस्करण से? तो आपको ध्यान रखना है कि कोलन क्लासिफिकेशन यानी कि सीसी के प्रथम संस्करण से, प्रथम संस्करण से तीसरे संस्करण तक, प्रथम संस्करण से तीसरे संस्करण तक इसका जो योजक चिन्ह था दोस्तों वो क्या था? तो आपको ध्यान रखना है इसका योजक चिन्ह जो है वो कोलन था। पहले संस्करण से तीसरे संस्करण तक इसका योजक चिन्ह क्या था? कोलन था। कोलन का सिंबल जो है वो 2 बिंदुओं के रूप में होता है, और इसी के नाम पर इसका इस क्लासिफिकेशन स्कीम का जो नाम है वो क्या रखा गया है? कोलन क्लासिफिकेशन रखा गया है। ममता जी का जवाब आ गया है कोलन या डॉट, बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ से, देखिए आगे बात करूँ मैं यहाँ से कौन से संस्करण से, तो प्रथम संस्करण से हम बात कर चुके हैं। प्रथम संस्करण से तीसरे संस्करण तक कोलन था, लेकिन चौथे संस्करण की अगर हम बात करें तो चौथे संस्करण से लेकर छठवें संस्करण तक, कौन से संस्करण से? तो चतुर्थ संस्करण से छठवें संस्करण
चतुर्थ संस्करण से छठवें संस्करण तक, और चतुर्थ संस्करण से लेकर छठवें संस्करण की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो इसका योजक चिन्ह क्या रखा गया था, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसका योजक चिन्ह डॉट या बिंदु रखा गया था, ठीक है ना। क्या डॉट या इसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु रखा गया था। डॉट या बिंदु इसका क्या था भाई, योजक चिन्ह था। कौन से संस्करण से, चौथे संस्करण में चेंज कर दिया गया था और वो छठवें संस्करण तक चला था। आगे आ जाता है छठवां रिवाइज एडिशन या छठवां पुनः मुद्रित संस्करण, ठीक है ना। तो छठवें पुनः मुद्रित संस्करण में इसका योजक चिन्ह जो है दोस्तों वो पुनः चेंज कर दिया गया था। छठवें पुनः मुद्रित संस्करण में, पुनः मुद्रित संस्करण में, तो पुनः मुद्रित संस्करण की बात करें यहाँ से छठवां पुनः मुद्रित संस्करण, और इस संस्करण में इसका योजक चिन्ह जो है दोस्तों वो क्या रखा गया था, तो इसका योजक चिन्ह आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सिंगल इन्वर्टेड कोमा कर दिया गया था। सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, या इसी को हम उल्टा उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। उल्टा उद्धरण चिन्ह आप लिख सकते हो, जैसा कि ममता जी का जवाब आ रहा है। छठवां पुनः मुद्रित संस्करण कब आया था, 1963 में आया था, बिल्कुल अपडेट रहना है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या रख दिया गया था भाई, इसका योजक चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कोमा, उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हो गई इसकी योजक चिन्ह की कहानी। पहले संस्करण से तीसरे संस्करण तक कोलन था। इसके अलावा बात करूँ यहाँ से चौथे संस्करण से लेकर छठवें संस्करण तक, तो ये रखा गया था आपका कौन सा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि डॉट या फिर बिंदु रखा गया था, ठीक है ना। छठवें पुनः मुद्रित संस्करण या छठवां जो रीप्रिंट एडिशन आता है 1963 में, उस समय इसका योजक चिन्ह जो है वो दोस्तों वो क्या रखा गया था, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा, या इसी को हम क्या कहते हैं, उल्टा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके प्रश्नों के बारे में, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं उनके बारे में। कौन कौन से प्रश्न जो है वो टाइम आइसोलेट से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाएगा आपका वो बीसी के कंसेप्ट से पूछा जाएगा। कहाँ से भाई, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है बीसी के कंसेप्ट से, ठीक है ना। बीसी और एडी का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। बीसी और एडी का कंसेप्ट आप जानते हो, ये क्या है भाई, ये ईसा पूर्व है, ठीक है ना। ये क्या है, ईसा पूर्व है, और ये वर्तमान में हमारा जो काल चल रहा है वो ईसवी काल है ये, ठीक है ना। ये कौन सा काल है, तो ये ईसवी काल है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो आपको बीसी और एडी से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको दे देगा क्या, यहाँ से आपको दे देगा कि 70 बीसी का समय संकेतन क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ से दे देगा आपको 150 बीसी का समय संकेतन क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको दे देगा जैसे कि 780 बीसी का समय संकेतन क्या होगा, ठीक है ना। 780 बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात करें हम, बीसी का समय संकेतन क्या होगा। ऐसे ही एडी का दे देगा आपको 980 एडी का समय संकेतन क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्या दे देगा, यहाँ से दे देगा 1780 एडी का समय संकेतन क्या होगा। यहाँ से दे देगा आपको 2022 एडी का समय संकेतन क्या होगा, या यहाँ से आपको दे देगा कि 15 एडी का समय संकेतन क्या होगा, ठीक है ना, 15 एडी का। तो किसी भी प्रकार के समय अगर आपको समय दे दिया गया है, उस समय को हम आराम से और भली प्रकार से उसको क्या कर सकते हैं, बीसी और एडी के कंसेप्ट को हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देख लिए आगे यहाँ से, तो बीसी और एडी की बात यहाँ से हो गई। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न आपको पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है एक रेंज से रिलेटेड। रेंज या इसी को हम क्या कहते हैं, रेंज या श्रृंखला से संबंधित। रेंज या श्रृंखला से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है। रेंज या श्रृंखला में देखिए आपको किस प्रकार के प्रश्न दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है रेंज या श्रृंखला में आपको प्रश्न दे देगा। मान लीजिए यहाँ से जैसे कि आपको प्रश्न दे दिए यहाँ से 1960 से लेकर 1960 से 1990 तक का जो समय है, इसका समय संकेतन क्या होगा, इसको हम समय के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको दे दिए यहाँ से 1840 से लेकर 1840 से मान लीजिए आपको दे दिया 1840 से 1980 तक का समय संकेतन। ऐसे आपको दे दिया 1750 से लेकर यहाँ से आपको दे दिया 1750 से 1799 तक का समय संकेतन, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें रेंज होगी, एक श्रृंखला होगी, दो समय आपको दिए होंगे, उन दोनों को किस प्रकार से हम अरेंज करेंगे ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पूरा बेसिक से कंसेप्ट इसका यहाँ से क्लियर करेंगे। इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है आपको, वो पूछा जाएगा आपको बिफोर से रिलेटेड और एक आफ्टर से रिलेटेड। बिफोर यानी बिफोर का मतलब होता है पहले का समय, ठीक है ना। पहले का समय बिफोर और बिफोर या मतलब पहले का समय, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, पहले बिफोर यानी पहले की बात कर रहे हैं, ये जो बीत गया है, ठीक है ना। ये भूतकाल से रिलेटेड है। कौन से काल से है भाई, भूतकाल से है, पास्ट से रिलेटेड है। तो पास्ट से रिलेटेड प्रश्न जो है वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि बिफोर
बिफोर 1947, ठीक है ना, किस प्रकार बनाओगे। इसके अलावा आपको पूछ लिया जाएगा, वहाँ लिखा होगा बाकायदा, क्या प्रश्न में लिखा होगा बिफोर, वहाँ से आपको प्रश्न में दिखेगा रेंज जो है ना, वो रेंज दो वर्षों का समय संकेतन आपको दिया होगा। यहाँ से ADBC आपको लिखा हुआ आएगा, प्रश्न में बाकायदा देगा आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा बिफोर 2020, ठीक है ना, बिफोर 2020। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको पहले से क्या दिया होगा भाई, बिफोर दिया होगा, पहले का समय आपको क्या होगा यहाँ से निकालना होगा। इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जा सकता है आपको आफ्टर का, यानी कि आफ्टर की बात करूँ यहाँ से तो बाद का समय, ठीक है ना, बाद के समय की बात करूँ तो मैं यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, भविष्य का समय, ठीक है ना, फ्यूचर की बात करेंगे हम यहाँ से, ठीक है ना। फ्यूचर का समय आपको पूछा सकता है, जैसे कि आप पूछ लिया जाएगा कि आफ्टर 2022, ऐसे पूछा जाएगा कि आफ्टर 1990, आफ्टर 1870, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे। तो आफ्टर कब लगाना है, आफ्टर में क्या यूज करना है, किस प्रकार से इसका अंकन बनाना है, बिफोर का अंकन किस प्रकार से बनाना है, ये सारी जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम यहाँ से बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न और आता है, यहाँ से एक प्रश्न आता है LED का, किसका भाई, LED का। और LED का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में बता देता हूँ। प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि अंतिम प्रभावी दशक की समयावधि क्या होती है, ठीक है ना। इसको हम LED को लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड के नाम से, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, अंतिम प्रभावी दशक के नाम से जानते हैं, अंतिम प्रभावी दशक या लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड्स, लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट, लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट, या फिर इसी को हम अंतिम प्रभावी दशक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा गया है कि लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट या फिर अंतिम प्रभावी दशक की समयावधि क्या है, ठीक है ना। तो वहाँ ऑप्शन जो है ना, कई स्टूडेंट 10 वर्ष करके आते हैं, कई 15 करके आते हैं, कई 20 करके आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ से चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान रख सकते हो वैसे तो यहाँ से बेसिक से कि लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट की जो समयावधि है दोस्तों वो क्या होती है, 20 वर्ष होती है, ठीक है ना, 20 ईयर्स होती है, 20 वर्षों की समयावधि होती है। एक सेंचुरी को 5 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, 5 बराबर भागों का मतलब हो गया कि 20-20 वर्षों का क्या लिया जाता है, एक समूह बना दिया जाता है, ठीक है ना। और उसको हम क्या करते हैं, उसी को हम LED या फिर लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट या अंतिम प्रभावी दशक के नाम से जानते हैं। वो भी क्यों किया जाता है, उसका भी कारण है, तो वो कारण भी मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरा नेक्स्ट जो प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है आपका T2 का, ठीक है ना। T2 यानी कि अनिश्चित समय के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, सर्दी वर्षा गर्मी इसके बारे में। तो उसका नंबर जो है वो कैसे बनाएंगे, तो उसकी अलग से आपको एक सारणी दी गई है, उस सारणी में से देखकर सीजन्स का नंबर बताना है। यानी कि ये नंबर अगर आप बना लोगे, T1 वाला या T वाला जो नंबर है वो आप बना लोगे, तो T2 का नंबर आप भली प्रकार से आसानी से बना सकते हो। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ से T1 और T2 का समय एक साथ आ जाता है, तो उसका नंबर जो है हम कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बेसिक से बात कर लेते हैं, बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले BC वाले कंसेप्ट की, ठीक है ना। BC के कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे यहाँ से। और सबसे पहले आपको देखना है BC यानी ईसा पूर्व के समय को कहाँ तक प्रदर्शित किया गया है, कहाँ से कहाँ तक दिखाया गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको टाइम आइसोलेट का एक चैप्टर दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यहाँ आप नोट करोगे तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ से दिया गया है चैप्टर कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 भी कहाँ पर स्थित है ये, तो ये CC के यानी कोलन क्लासिफिकेशन के भाग 2 में है। कौन से भाग में है, भाग 2 में स्थित है। भाग 2 में चैप्टर नंबर 3 है। और पेज नंबर आप देखोगे यहाँ से, तो पेज नंबर सही आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ मिलेगा 2.7, ठीक है ना। पेज नंबर 2.7 के नाम से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ से सबके नंबर दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक के, लगभग अभी हम कौन सी शताब्दी में चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर जो नंबर दिया गया है दोस्तों, वो नंबर दिया गया आपको कहाँ तक, तो आपको दिया गया 32वीं शताब्दी तक। कहाँ तक, 32वीं शताब्दी तक हम क्या कर सकते हैं, इस कोलन को यूज कर सकते हैं। और आगे जो है दोस्तों इसमें अपडेशन आते रहेंगे, यानी कि हमें अभी तक 10 शताब्दियों तक इस कोलन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है टाइम आइसोलेट में। इतना एडवांस थे डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जिन्होंने इतने वर्षों पूर्व ही इसका क्या कर लिया भाई, निर्माण कर लिया, ठीक है ना। 10 शताब्दियों का मतलब आप समझते हो, 10 शताब्दियों का मतलब हो गया 1000 वर्षों तक, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हाँ ममता जी, LMS क्या जवाब दे रहे हो आप, किस चीज़ का जवाब दे रहे हो। तो
तो देखिए हम सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से, तो टाइम आइसोलेट दिया गया है, क्रोनोलॉजिकल डिवीजन ये दिया गया है यहाँ से, और क्रोनोलॉजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से टाइम आइसोलेट का नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखो ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से देखिए कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेकर सी तक, ठीक है ना। कहाँ भाई ए क्या है, ए का मतलब है बिफोर 9999, ठीक है ना। 9999 से पूर्व 21वीं शताब्दी चल रही है। जैसे कि 21वीं शताब्दी चल रही है, तो आप देखोगे यहाँ से 21वीं शताब्दी कहाँ नजर आएगी, तो 21वीं शताब्दी आपको 2000 से 2099 एडी के मध्य नजर आएगी, ठीक है ना। और अभी तक हमारे पास 10 शताब्दियों का सामान और है। अभी तक 10 शताब्दियों तक हम क्या कर सकते हैं, 10 शताब्दियों तक हम आराम से भली प्रकार से कोलन क्लासिफिकेशन के माध्यम से या इस जो टाइम आइसोलेट की टेबल है इसके माध्यम से हम किसी भी विषय का क्या बना सकते हैं, नंबर बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम 2000 से 2099, ये कौन सी शताब्दी है, तो आपको ध्यान रखना है 21वीं शताब्दी है। और 21वीं शताब्दी को हम कैसे यूज करते हैं, या इसी को प्रदर्शित करने के लिए आपको बेसिक से, मान लीजिए ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिया गया हो और आपको क्या दिया गया हो, आपको सीधा दे दे कि 21वीं शताब्दी को आप समय के रूप में कैसे डिनोट करोगे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि 2000 से लेकर 2000 से 2099 को ही हम क्या कहते हैं, 21वीं शताब्दी करते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं। ये यहाँ से इसका सिंबल दिया गया है, तो पी से हम किसको डिनोट करते हैं, पूरी शताब्दी को डिनोट करते हैं पी से, ठीक है ना। आगे मैं आपको समय निकालना बताऊंगा कि समय मान लीजिए आपको दे दिया जाए यहाँ से 2022 दे दिया जाए, तो 2022 का समय संकेतन कैसे बनाएंगे हम, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो उस शताब्दी वर्ष का आपको क्या ध्यान रखना है, अंकन याद रखना होगा। अंकन याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ मैं यहाँ से। ये जो वाली जो बात है दोस्तों, ये जो कहानी है यहाँ से यहाँ तक, इसको तो आप भूल जाइए, ठीक है ना। यहाँ जो चीज़ें पूछे जाने वाली है ना कि बीसी का समय कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको देखो, एक तो बिफोर 9999 बीसी का समय संकेत दिया गया है। ये समय आप कभी भी बिना किसी कोलन के यूज़ किए नहीं बना सकते, ठीक है ना। आपके पास कोलन होना जरूरी है, उसके बिना आप क्या नहीं कर सकते। ये बिफोर 9999 एलोजोइक, इजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, केनियोजोइक और क्वाटरनरी, ये समय आप कभी भी बिना किसी कोलन के क्या नहीं कर सकते, बिना किसी कोलन के नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना नगण्य है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन आपको इसका अंकन याद रखना है। ए जो है वो किसको डिनोट करता है, तो ए है जो है दोस्तों वो 9000, बिफोर 9000 यानी 9999 बीसी के पूर्व के समय को क्या करता है, प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है इजोइक को, यानी कि इजोइक, ये आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वहां से आपने देखा होगा इजोइक है, पेलिजोइक है, मेसोजोइक है, ठीक है ना। ये क्या है, काल है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा इजोइक काल में जो है वो नीस व ग्रेनाइट की चट्टानों की प्रधानता थी, या फिर मान लीजिए ग्रेनाइट व नीस के अलावा यहाँ से टर्शरी युगीन कालीन जो चट्टानें थी उनकी प्रधानता थी। ऐसे कई प्रश्न जो है ज्योग्राफी के माध्यम से आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ से आपको इनके बारे में सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि ए से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, बिफोर 9999 के समय को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। ए से दर्शाते हैं। A1 जो है दोस्तों इसी का क्या है, इसी का सब डिवीजन है। ये एक ही सब डिवीजन है, कहाँ तक है, A5 तक एक के सब डिवीजन है ये। और एक के सब डिवीजन में A1 जो है दोस्तों वो क्या है, आपका इजोइक है, A2 आपका पेलियोजोइक है, A3 आपका मेसोजोइक है, A4 आपका केनियोजोइक है और A5 आपका क्वाटरनरी है, ठीक है ना। तो इनका सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, इनका नंबर ध्यान रखना है। ये आपको जो 6 यहाँ से अंकन दिए गए हैं, 6 अंकन आपको याद होने चाहिए कि ए किसको डिनोट करता है, ए डिनोट करने का कार्य करता है बिफोर 9999 के समय को। A1 जो है वो इजोइक को, A2 जो है वो पेलियोजोइक को, A3 मेसोजोइक, A4 जो है वो केनियोजोइक और A5 जो है वो क्वाटरनरी समय को दर्शाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आगे देखो यहाँ से बी जो है दोस्तों, ये बी भी किसको डिनोट करता है, तो ये बी जो है दोस्तों ये भी किसको प्रदर्शित करता है, तो ये भी बीसी के समय को। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बीसी लिखा हुआ ना, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, बीसी लिखा हुआ है। तो ये बी और सी ये भी आपको याद रखने, ध्यान रखने, और ये आपके काम में आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए 9999 से 1000 बीसी के मध्य के समय को अगर दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, बी वाले अंकन को यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको यहाँ, आप बेसिक भाषा में, साधारण भाषा में से भी देख सकते हो कि जब भी संख्या 4 अंकों में हो, कितने अंकों में हो, 4 अंकों में, जैसे मैंने लिखा है यहाँ से 2999 बीसी का समय संकेतन क्या होगा, 2999 कितने अंक है, 4 अंक है, तो 4 अंक तो यहाँ से बी का यूज करेंगे 4 अंकों के लिए। अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ से, मैंने लिखा है यहाँ से
399 BC का समय संकेतन क्या होगा, 399 BC का समय संकेतन क्या होगा, कितने अंक है, तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट के लिए आप किसका यूज करोगे, सी वाले पोर्शन का यूज करोगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें भी करना कुछ नहीं है, BC वाला समय बहुत ही ईजी है। अगर 4 अंकों की संख्या है, क्या ध्यान रखना है, अगर संख्या आपको 4 अंकों की आई, यानी कि ये वाली संख्या है 1 2 3 और 4 डिजिट वाली संख्या है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ से 2999, तो आपको क्या पूछेगा, 2999 BC का समय संकेतन क्या है, तो इसको 9999 में से आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, ठीक है ना। 9999 में से घटाना है, क्यों घटाना है, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है दोस्तों, ये समय कैसा है, ये समय जो है दोस्तों वो पूर्व का समय है, ठीक है ना। और पूर्व के समय यानी कि पहले के समय को ज्ञात करना जो है वो आसान कार्य नहीं है। इसके लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इस प्रकार की प्रणाली का निर्माण किया है, जिसमें क्या करोगे आप 2999 को किस में से लेप्स कर दोगे, 9999 में से क्या कर दोगे, घटा दोगे, ठीक है ना। 9999 में से इसको माइनस कर दोगे, क्या बच जाएगा आपके पास, 0 0 0 और 7, ठीक है ना। ये क्या बच गया आपके पास, 7000 बच गया, ठीक है ना। 7000, और ये 7000 भी दोस्तों हमने किस में से घटाए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 7000 जो कैसे आए हैं, तो 9999 यानी कि बी वाले पोर्शन में से घटाए हैं, तो इससे पहले आप क्या जोड़ दोगे, बी जोड़ दोगे, ठीक है ना। ये इसका क्या बन गया भाई, ये इसका 2999 का समय संकेतन निकल गया। ऐसे ही मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए यहाँ से दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपको मान लीजिए यहाँ से पूछ लिया जाए कि 7999 BC का समय संकेतन बताओ, तो 7999 का बताना है, वही 4 अंक है, कितने अंक है आपके पास, 4 डिजिट है, 4 डिजिट आपको ध्यान रखना है कि BC का समय हमारे पास 2 ही है, एक 4 डिजिट का आएगा और एक 3 डिजिट का आएगा। तो 4 डिजिट का जब भी आएगा तो आप क्या करोगे, 9999 में से घटा दोगे, 9999 में से घटा दोगे, उसके आगे क्या कर दोगे, बी लगा दोगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या लगा दोगे भाई, बी लगा दोगे उसके आगे, तो लेफ्ट कर दो यहाँ से 0 0 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो पहले क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे, बी 2000, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी इसका क्या बन सकता है, नंबर बन सकता है। तीसरा नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, 3 अंकों का डिजिट। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ से 399 BC का समय संकेतन, हमें आशा आपको ध्यान रखना है BC का समय निकालना है तो ही घटाना है, ये बात ध्यान रखना है। 4 अंकों की डिजिट दी गई है तो 4 अंकों में से घटाना है, यानी कि 9999 में से लेप्स करना है। अगर आपको अंकन यहाँ से जो अंक है दोस्तों वो 3 संख्याओं में दिए गए हैं, तो आपको हमेशा 999 में से लेप्स करना है, किसमें से, इस 999 में से आपको क्या करना है, घटाना है। तो 399 पूछा है, 3 डिजिट का है, क्या करोगे, 999 में से क्या कर दोगे, लेप्स कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। उससे पहले क्या करोगे, 600 आ गए, 600 से पहले ये सी जोड़ दोगे, इसके आगे क्या जोड़ दोगे, सी जोड़ दोगे, सी 600 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका अंकन बन गया। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप करके बताइए मुझे ये सारा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ से, मान लीजिए मैंने एक अंकन लिखा है यहाँ से, जैसे कि मेरे पास है 3599 BC का समय संकेतन क्या होगा, तो 3599 BC का समय निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से फटाफट से इसका समय निकालना है। BC का समय दिया गया है आपको, ठीक है ना, फटाफट आपके कमेंट आने चाहिए मेरे पास। तो 5999 BC का समय संकेतन क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कौन से वाले पोर्शन में आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ से एडी वाले पोर्शन में, ठीक है ना। तो 3599 वाले जो समय दिया गया आपको, 3599 BC, और इसका समय संकेतन जो है दोस्तों वो निकालना है आपको। 4 अंकों की संख्या है, तो आप क्या करोगे, आपको ध्यान रखना है 4 अंकों की संख्या सिर्फ बी वाले पोर्शन में आती है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ से 9999 में से इसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, आएगा कितना, 0 0, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या कर दोगे, बी वाले पोर्शन में से घटाया तो यहाँ क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हो, आराम से भली प्रकार से क्या कर सकते हो, आसानी से नंबर बना सकते हो। आगे देखिए, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा किसका भाई, आगे पास डी आ जाएगा, ठीक है ना। और डी क्या कर रहा है, डी 1 से लेकर 999 एडी, हाँ बी 6400 बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका। ममता जी का जवाब आया है। निकिता सर कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क की इशू हो सकता है आपके फ़ोन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास डी वाला पोर्शन है, डी वाले पोर्शन में देखिए आप 1 से लेके 999 एडी का समय दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि 1 ईस्वी, जब से ईस्वी काल प्रारंभ हुआ है उस समय की बात कर रहा है ये, तो 1 से लेकर 999 एडी तक के समय को दर्शाया गया है। 1 से लेकर 999 एडी का मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ से लगभग कितने, तो लगभग 1000 वर्षों को, कितने वर्षों को, तो
1000 वर्षों को केवल एक ही अंक से दर्शाया है, ठीक है ना। 1000 वर्ष है और 1000 वर्षों को केवल डी से दर्शाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 1000 वर्षों को केवल डी से दर्शाया गया, 1 से लेकर 999, 1000 वर्ष हो गए, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसी को हम 10 शताब्दियाँ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 10 शताब्दियाँ भी कह सकते हैं, 10 शताब्दियाँ भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम 1000 वर्ष भी कह सकते हैं। इसको केवल और केवल एक अंक से दर्शाया गया है। इसकी भी बात करेंगे हम, इनको तोड़ेंगे टुकड़ों में, इनके शताब्दियों में इनका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे इनका, ठीक है ना। शताब्दियों में निर्माण करेंगे। 10 शताब्दियाँ जो है उन शताब्दियों को 10 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 10 भागों में बांटेंगे। और 10 भागों में भी अगर बात करूँ तो 100 वर्षों की क्या होती है भाई, 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। तो कितनी शताब्दी हो जाएगी? 10 शताब्दी हो जाएगी। 10 शताब्दियों में कितने वर्ष आ जाएंगे? 1000 वर्ष आ जाएंगे। और इन 1000 वर्षों का डिवाइडेशन जो है वो केवल किससे किया गया है? डी से किया गया है। समझेंगे आगे इसको। ऑडियो वीडियो नोट गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास 2-4 मिनट में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ से आगे वाला जो पोर्शन दिया गया है, आगे वाले पोर्शन में आपको क्या दिया गया है? ई दिया गया है। ई जो है दोस्तों यहाँ तक देखो आप क्या होता है, यहाँ 10 शताब्दियाँ दी गई है, यानी 1 से लेकर 999 AD तक का समय है। 1000 वर्ष है। इन 1000 वर्षों को हम किस में तोड़ेंगे? टुकड़ों में करेंगे। 10 शताब्दियाँ हो जाएगी। तो 10 शताब्दियों का निर्माण जो है दोस्तों वो किससे हो रहा है? केवल डी से हो रहा है। आगे आ जाइए 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी जो कौन सी आपकी? 1000 से 1099। ये कौन सी आपकी? ये 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, 1100 से लेकर 1199 को एफ से दर्शाया गया है। 12वीं शताब्दी है। ऐसे जी की बात करें तो 1200 से 1299 कौन सी शताब्दी है? तो यहाँ से ध्यान रखना है, ये 13वीं शताब्दी है, ठीक है ना। 13वीं शताब्दी है। एच की बात करें यहाँ से तो 1300 से 1399 AD यानी कि 14वीं शताब्दी है। आई की बात करें तो 1414 से 99 15वीं शताब्दी। जे की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी है। 1500 से 1599 AD का समय है इसमें। आगे बात कर लेते हैं। के है आपके पास, ठीक है जी, एल है, एम है, एन है। अब देखिए यहाँ से एन के बाद में सीधा ही क्या आ गया है? पी आ गया है, ओ नहीं आया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ओ का प्रयोग जो है वो दोस्तों कहाँ नहीं किया गया है। नोट लगा के लिख लेना, आप कहीं लिखना चाहो तो इसको, कि ओ का प्रयोग टाइम आइसोलेट में नहीं किया गया है। किसका प्रयोग? ओ का प्रयोग, ओ का प्रयोग कहाँ नहीं किया गया है? ओ का प्रयोग टाइम आइसोलेट में नहीं किया गया है, ठीक है ना। टाइम आइसोलेट में, आइसोलेट में नहीं किया गया है, में नहीं किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्यों नहीं किया गया है इसका भी रीज़न है, क्योंकि टाइम आइसोलेट ओ का जो प्रयोग है दोस्तों फेज रिलेशन में किया गया है, ठीक है ना। फेज रिलेशन में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ से ओ और जीरो दोनों में क्या है कि डिफरेंस पैदा नहीं हो सकता, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया गया है? यहाँ टाइम आइसोलेट में नहीं किया गया है। सीधा आ जाता है कौन सा भाई? पी आ जाता है। पी का मतलब है यहाँ से कौन सी शताब्दी हो गई? तो 21वीं शताब्दी हो गई, जो कि वर्तमान में चल रही है। हम इसी में तो जीवन यापन कर रहे हैं। अभी 2022 चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है अभी, और 2023 यानी 2000 से लेकर 2099 तक कौन सी शताब्दी होगी? तो 21वीं शताब्दी होगी, ठीक है ना। लगभग हम ऐसा मान लीजिए कि 2023 चल रहा है अभी, और अभी कितने वर्ष शेष है? तो आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ से अब तक लगभग है ना 87 वर्ष शेष है इस शताब्दी को चेंज होने में। शायद हम लोग इसी शताब्दी में निपट जाएंगे सब लोग, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे पी की बात करूँ तो पी जो है वो 21वीं शताब्दी को, क्यू जो है वो 22वीं शताब्दी को, आर जो है वो 23वीं शताब्दी को, एस जो है वो 24वीं को, ऐसे करके कहाँ तक दिया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है यहाँ से इसमें केवल वाई का प्रयोग, सिंगल वाई का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। ओ का प्रयोग नहीं है, और ओ के अलावा क्या नहीं है भाई? ओ के अलावा सिंगल वाई का प्रयोग नहीं है, सिंगल वाई का प्रयोग नहीं है, वाई का प्रयोग नहीं है, सिंगल वाई का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। यहाँ से आप ये ध्यान रखना है, सिंगल वाई की जगह यहाँ क्या दिया गया है? तो यहाँ से वाई ए दिया गया है। यहाँ से ध्यान रखना है आपको, वाई ए जो कि 30वीं शताब्दी को दर्शाता है। वाई बी जो है दोस्तों वो कौन सी शताब्दी को? वाई बी जो है वो 31वीं। और अगर बात करूँ मैं यहाँ से वाई सी की, तो वाई सी जो है वो दोस्तों 3100 से लेकर 3199 को दर्शाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अब जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, बीसी का समय जो है मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से बीसी का समय कैसे निकालना है इसके बारे में अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आए तो वो क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अगर नंबर सही नहीं बन रहा है तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि कल हम जो बात करने वाले हैं वो बात हम डी की करेंगे, और डी में भी हम क्या सब शामिल करेंगे? तो 1 AD से लेकर 99 AD तक के जो समय है दोस्तों उसको दर्शाने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। इन 1000 वर्षों को शताब्दियों में तोड़ेंगे। शताब्दियों में तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? इनका अंकन बनाएंगे, ठीक है ना। प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, ऐसा करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि 5वीं शताब्दी का अंकन क्या होगा,
5वीं शताब्दी का अंकन क्या होगा, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए आप पूछ लिया जाए कि जो है D4 जो है दोस्तों, D4 जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जो माइनर बातें हैं, बेसिक जो बातें हैं दोस्तों, यहाँ से इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद में हम जो जितने भी आपके पास फोर्स में बचे हुए हैं उन सब का अंकन बनाएंगे। तो आप भली प्रकार से इस टेबल को जरूर देख कर आए। यानी कि मैंने लिखा है यहाँ से, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ से M50, ठीक है ना, मैंने लिखा M50, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सर M कहाँ से आया है, ठीक है ना, क्योंकि M कहाँ से आया है। M50 की बात करूँ तो 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। 19वीं शताब्दी में भी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि 1850 की बात हो रही है। देखो M किसको डिनोट करता है, 1800 से लेकर 1899 को। और आपको किसी भी वर्ष का अगर अंकन बनाना है तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मुझे बनाना है कि 1870 का अंकन बनाना है, ठीक है ना। ये आपका शताब्दी का अंकन रहेगा और अंतिम के जो 2 वर्ष दिए गए हैं वो आप उनको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है ना। तो शताब्दी देख लेंगे 1800 से लेकर 1899 तक की कौन सी शताब्दी का क्या अंकन दिया गया है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 1800 से 1899 के लिए एम दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम एम का निर्माण करेंगे। यहाँ से सबसे पहले एम लिया हमने, एम के बाद में हम क्या करेंगे, अंतिम जो शताब्दी अंक दिए गए हैं उनको एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है ना। तो M70 क्या है, 1870 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आराम से भली प्रकार से इस टाइम आइसोलेट वाले पीरियड को या इस सेशन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आराम से बेझिझक मुझे पूछ सकते हो आप। इसमें से टेबल आपकी वो याद होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, अंकन बना सकते हो। टेबल याद करने का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं यहाँ से, कि आप कहीं मत जाओ, ठीक है ना, ऊपर जाओ ना नीचे की तरफ जाओ, ठीक है ना। ऊपर आपको सिर्फ ये 5 चीजें ध्यान रखनी है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर सी तक का जो समय है वो हमेशा BC को दर्शाता है। और BC में भी आपको केवल B और C ध्यान रखना है। B और C जो है वो क्या करता है, B है 9999 से 1000 BC का समय, और C जो है दोस्तों वो 999 से 1 BC का समय है, ठीक है ना, 1 BC का समय। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि D से शुरू होता है समय आपका कौन सा, D से लेकर YC तक, D से YC तक का जो समय है दोस्तों वो आपका AD वाला समय शुरू होता है, यानी कि ईस्वी काल शुरू होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ईस्वी का समय कहाँ से कहाँ तक, तो D से लेकर यहाँ, ये D से लेकर YC तक जो जाता है वो क्या है, पूरा का पूरा आपका AD है। और ये जो समय की मैंने जो टेबल बताई है ये किस प्रकार का समय है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो समय है दोस्तों ये T1 है आपका, ठीक है। T1 का मतलब क्या हो गया, ये आपका निश्चित समय है। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। तो पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। कल मैं आपको इसी के माध्यम से प्रश्न करवाऊंगा यहाँ से, तो आप यहाँ से भली प्रकार से इनको क्या करेंगे, याद करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज अभी के बाद कोई और क्लास नहीं होगी, कल हम पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।